अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 अधिनियम संख्या 20 राष्ट्रपति की सहमति इसको मिली 16 मई 1958 को। इसकी उद्देशिका है अपराधियों की परीक्षा पर या फिर सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ने के लिए और इससे संबंधित बातों को के लिए उपबंध करने के लिए एक अधिनियम। भारत गणराज्य के 9वें वर्ष में संसद द्वारा पारित किया गया। इसकी धारा 1 में बताया हुआ है कि इस अधिनियम का नाम होगा आपराधिक परीक्षा अधिनियम 1958। धारा 2 में बताया हुआ है कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा संपूर्ण भारत पर भी लागू होता है, जम्मू कश्मीर पर भी। धारा 3 में बताया हुआ है कि किसी भी राज्य में तब प्रवर्त होगा जबकि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत कर दे। और राजस्थान में इसका प्रवर्तन में आया 1 अक्टूबर 1962 को। धारा 2 में परिभाषा दी हुई है तो कम है परिभाषा है संहिता की, तो इस संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता विपरीत था 1973 वाला। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 अभिप्रेत है। अब ख में बताया हुआ परीक्षा अधिकारी कौन होगा, तो ऐसे अधिकारी से तात्पर्य है जो कि धारा 13 के अधीन परीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ग में बताया हुआ विहित से क्या तात्पर्य है, तो नियम इस अधिनियम के अधीन जो नियम बनाए जाएंगे वो। और घ में बताया हुआ है कि ऐसे शब्द जो कि इस अधिनियम में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं है तो उसको दंड प्रक्रिया संहिता से लेना था, मतलब कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से लेना है। धारा 3 में भर्त्सना का प्रावधान किया हुआ है। भर्त्सना के पश्चात किसी अपराधी को छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 369, 380, 381 तीनों कौन सी चोरी की धारा है, तो 369 में है चोरी के लिए दंड, 380 में है निवास गृह आदि में चोरी और 381 में है लिपि के सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की कोई संपत्ति को चोरी करना। अब ये तीनों धाराएं बीएनएस की कौन सी हो गई, 303 का 2, 305 और 306। अब अगली धारा है आईपीसी की 404। उसमें क्या प्रावधान है, एक ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो कि मृत व्यक्ति के कब्जे में हो मृत्यु के समय। अब बीएनएस की धारा कौन सी हो गई, 315। और आखिरी है 420 आईपीसी की, जिसमें प्रावधान है छल करना और संपत्ति को प्रेरित करने के लिए बेईमानी से प्रेरित करना। और बीएनएस की धारा हो गई 318(4). तो अगर कोई भी व्यक्ति इन अपराधों में से कोई अपराध करता है अथवा भारतीय दंड संहिता मतलब कि आपकी बीएनएस या फिर किसी भी अन्य विधि के अधीन 2 वर्ष से अनधिक मतलब 2 वर्ष तक की कारावास से या फिर जुर्माने से या 2 वर्ष तक के कारावास या दोनों जुर्माने दोनों के से दंडनीय कोई भी अपराध करता है और दोषी पाया जाता है तो उसे भर्त्सना पर छोड़ने का प्रावधान धारा 3 करती है। तो उसको भर्त्सना पर छोड़ने की क्या क्या कंडीशन है, पहला तो वो ये है कि उसकी कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं होनी चाहिए और साथ में ही न्यायालय की राय भी होनी चाहिए कि ऐसी उन मामले की वो परिस्थिति है जिनमें अपराध किया गया, अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र, इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर न्यायालय को समीचीन लगता है तो वो उसे दंडित करने या फिर धारा 4 के अधीन सदाचार की परीक्षा पर छोड़ने की वजह से सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ सकेगी। मतलब एक बार उसको समझा बुझा दिया जाएगा पहली बार अगर उसने अपराध किया है और वो इन अपराधों में से या फिर कोई छोटा अपराध जो कि 2 साल से के कारावास दंडनीय है तो उसे सजा देने या फिर धारा 4 के अंतर्गत परीक्षा छोड़ने के बजाय बस समझा बुझा के छोड़ दिया जा सकता है। अब स्पष्टीकरण में बताया हुआ है कि जो पूर्व दोषसिद्धि है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सजा मिली हो। अगर किसी व्यक्ति को पहले भी धारा 3 के अंतर्गत या फिर धारा 4 के अधीन उसको छोड़ा गया था तो भी उसके लिए माना जाएगा कि उसने पूर्व दोष सिद्धि हुई है, उसके विरुद्ध पूर्व दोष सिद्धि हुई है। एक बार आपको इस अधिनियम की धारा 3 या 4 में छोड़ दिया गया, फिर अब अगली बार भी अगर आप कोई अपराध करते हो तो ये जो आपको छोड़ा गया है इसको भी पूर्व दोष सिद्धि में ही गिना जाएगा। धारा 4 में बताया हुआ है कि सदाचार की परीक्षा पर किसी अपराधी को छोड़ना। धारा 1 में बताया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर देता है जिसको उसका दोषी पाया जाता है जो कि मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, लेकिन मृत्यु आजीवन कारावास से कोई दंडनीय अपराध नहीं किया उसने, और न्यायालय की राय है कि मामले की परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र इन सबको ध्यान में रखते हुए उसको सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ देना समीचीन है, तब वो न्यायालय उसे तुरंत दंडित करने के बजाय निर्देश दे सकता है कि वो प्रतिभूतियों सहित या बिना एक बंधपत्र दे जो कि 3 वर्ष से अनधिक का होगा। तो ये धारा क्या प्रावधान करेगी, किसी को भी जिसने उसको तुरंत दंडित करने के बजाय उसको एक बार छोड़कर देखते हैं कि उसका आचरण कैसा है, तो उसे एक बंधपत्र लिखवाया जाता है जो कि प्रतिभूत सहित या रहित हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 वर्ष का हो सकता है ऐसा बंधपत्र। और उस बंधपत्र में ऐसा भी निर्देश होगा कि जब भी न्यायालय निर्देश करे उसको बुलाए तब उसको उपस्थित होना है और दंडादेश प्राप्त करना है और इस बीच उसको परिशांति कायम रखनी है और सदाचारी रहना है। यही प्रावधान सीआरपीसी की धारा 360 की धारा 1 में भी है। और भर्त्सना पर छोड़ने का प्रावधान था सीआरपीसी की धारा 360 की धारा 3 में। अब ये दोनों ही धाराएं बीएनएसएस की 401 में चली गई है। 401 की धारा 3 में भर्त्सना पर छोड़ने का प्रावधान है और 401 की धारा 1 में परीक्षा पर छोड़ने का प्रावधान है। अब आगे बढ़ते धारा 4 के परंतु में बताया हुआ है कि न्यायालय किसी अपराधी को परीक्षा पर छोड़ने से पहले ये समाधान करेगा कि उस अपराधी का या उसके प्रतिभू का न्यायालय की अधिकारिता में या तो कोई निवास स्थान हो या फिर उस स्थान में नियमित उपजीविका हो, या उस अपराधी का उस कालावधि में जिस कालावधि के लिए वो बंधपत्र दे रहा है उसमें वो न्यायालय की अधिकारिता में ही रहेगा। उधार 2 में बताया हुआ है कि उधार 1 में अगर किसी को परीक्षा पर छोड़ा जाना है तो पहले अगर परीक्षा अधिकारी की कोई रिपोर्ट है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। उधार 3 में बताया हुआ है कि अगर उधार 1 में अगर किसी व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है और न्यायालय की राय होगी अपराधी और जनता के हित में ऐसा करना समीचीन है कि एक अतिरिक्त पर्यवेक्षण आदेश पारित किया जाए जिसमें अपराधी को एक परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में कम से कम 1 वर्ष के लिए रहने का आदेश दिया जाए पर्यवेक्षण के अंतर्गत। तो ये कम से कम 1 वर्ष का हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1 वर्ष तो हो गई। और इस आदेश में ऐसी शर्तें भी निरूपित की जा सकती है जो कि उसके समय पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझे न्यायालय। उधार 4 में बताया है कि अगर किसी को उधार 3 के अंतर्गत पर्यवेक्षण आदेश दिया जा रहा है तो उसको परीक्षा पर छोड़ने से पहले न्यायालय उसको उस आदेश में जो विनिर्दिष्ट शर्तें हैं उनको समझाएगा और अतिरिक्त शर्तें भी लगा सकता है, जैसे कि निवास स्थान, मादक पदार्थों से प्रवृत्ति रहने के लिए या फिर अन्य कोई ऐसी बात के बारे में अतिरिक्त शर्त जिससे कि किसी अपराध की पुनरावृत्ति या फिर कोई अन्य अपराध को किया जाना रोकने के लिए न्यायालय ठीक समझे। और इन सब के लिए उस अपराधी से एक और बंधपत्र लिखवाया जाएगा जो कि प्रतिभू सहित या फिर बिना भी हो सकता है कि वो इन शर्तों का पालन करेगा। उधार 5 में बताया है कि उधार 3 के दिन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला न्यायालय आदेश के निबंधनों और शर्तों का अपराधी को समझा देगा और अपराधी प्रतिभू और परीक्षा अधिकारी को इस पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति देगा। तो उधार 4 में तो उससे बंधपत्र लिखवाया कि शर्तों का पालन करेगा। उधार 5 में उसको सारी शर्तें और निबंधन समझाए गए अच्छे से और फिर उस अपराधी को, प्रतिभू को और परीक्षा अधिकारी को पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति दी गई।
अब धारा 5 में बताया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को धारा 3 या 4 में छोड़ा जा रहा है और न्यायालय की कोई ठीक लगता है कि एक और अतिरिक्त आदेश दिया जाना चाहिए जिसमें कि निम्न रकम संदर्भ करने के लिए उसे निर्दिष्ट किया जाएगा। तो पहला तो है, अपराध से अगर किसी व्यक्ति को हानि या क्षति हुई है तो इतना प्रतिकर जितना कि न्यायालय युक्तियुक्त समझे, और दूसरा, कार्यवाही में अगर कोई खर्चा हुआ है तो इतना खर्चा जो कि न्यायालय युक्तियुक्त समझे। तो ये दोनों चीज़ें देने का न्यायालय अतिरिक्त आदेश दे सकेगा। उधर 2 में बताया हुआ है कि उधर 1 में जो भी रकम संदर्भ की जानी है उसको सीआरपीसी की धारा 421 और 422 के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। अब सीआरपीसी की 421 और 422, बीएनएसएस की 461 और 462 हो गई है। तो 421 में क्या बताया हुआ है कि जुर्माना उद्धृत करने के लिए न्यायालय वारंट जारी कर सकेगा, और 422 में बताया हुआ है कि उस वारंट का प्रभाव क्या होगा। अब धारा 5 की धारा 3 में बताया हुआ है कि अगर उस अपराधी को उसी मामले में से पैदा होने वाले किसी भी वाद का विचारण जो कि सिविल न्यायालय कर रहा है और उसने अगर नुकसानी दिलवाई है तो उस रकम की गणना में धारा 1 में जो उस पर प्रतिकर वसूल किया गया है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। मतलब अगर उसी मामले में एक और सिविल कार्यवाही भी की जा रही है और सिविल न्यायालय को नुकसानी दिलवा रहा है तो धारा 1 में अगर अपराधी ने कोई रकम दी है तो उसको ध्यान में रखकर ही नुकसानी तय की जाएगी सिविल न्यायालय द्वारा। अब धारा 6 में बताया हुआ है, अब धारा 6 में 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मतलब कि धारा 1 में बताया हुआ है कि अगर 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति ने कारावास से जो कि आजीवन कारावास न हो तो न्यायालय द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि उसको कारावास से तब तक दंडित नहीं किया जाए जब तक कि उसको समाधान न हो कि मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए ये वांछनीय नहीं होगा कि उसको धारा 3 या धारा 4 का कोई भी लाभ दिया जाए। और न्यायालय अगर उस अपराधी को कोई कारावास का दंड दे रहा है तो उसको इन कारणों को भी अभिलिखित करना पड़ेगा। धारा 3 का लाभ किसको मिलता है? जिसने 2 वर्ष से कम का कोई अपराध किया है। लेकिन यहाँ स्पेशल प्रोविजन है कि अगर 21 साल का कोई व्यक्ति है तो उसने किसी प्रकार के कारावास का कोई अपराध किया है, मतलब वो आजीवन कारावास का नहीं होना चाहिए बस अपराध, तो उसे धारा 3 का भी और धारा 4 का भी लाभ देना ही होगा। और अगर कारावास का दंड दिया जा रहा है तो अपने कारणों को अभिलिखित करना होगा न्यायालय को। अब इस धारा को किशोर न्याय अधिनियम भी प्रभावित करेगा, क्योंकि इस अधिनियम की धारा 18 में व्यावृत्ति भी दी हुई है, उसको पढ़ेंगे तब वो समझ आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी देखना है कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसको तो किशोर न्याय अधिनियम में डील किया जाएगा। तो इस धारा का प्रभाव 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति पर तो वैसे भी नहीं है। अब बच्चा 18 से 21 साल के व्यक्ति पर ये धारा जरूर लग सकती है। अब इसलिए धारा 2 क्या बताती है, न्यायालय अपने को ये कैसे समाधान करवाएगा कि उसको धारा 1 के अंतर्गत धारा 3 और 4 का लाभ नहीं देना चाहिए। तो उसको देखने के लिए न्यायालय परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मंगवा सकेगा, और वो उस रिपोर्ट पर और अगर अपराधी के चरित्र, शारीरिक या मानसिक दशा के संबंध में उसको प्राप्त किसी अन्य जानकारी पर विचार करके ये निर्णय कर सकेगा कि उसको धारा 3 या 4 का लाभ देना है या नहीं। धारा 7 में बताया हुआ है कि धारा 4 की धारा 2 और धारा 6 की धारा 2 में जो परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट है वो गोपनीय मानी जाएगी। उसके अंत में बताया हुआ है कि उस रिपोर्ट का सार अपराधी को सूचित किया जा सकेगा अगर न्यायालय ठीक समझता है, और उसे साक्ष्य देने का अवसर भी दिया जा सकेगा जो कि उस रिपोर्ट में कथित विषय से सुसंगत हो। जब उस रिपोर्ट में कोई भी कमी बेसी रह जा रही है तो उसको अधिकार है कि वो उस रिपोर्ट का सार जान सके और उस पर साक्ष्य पेश कर सके जो कि उस विषय से सुसंगत हो। अब धारा 8 में बताया हुआ है कि अगर कोई भी परीक्षा अधिकारी है वो आवेदन करे न्यायालय से किसी अपराधी के संबंध में जिसके पर धारा 4 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, न्यायालय की ये राय है कि उसकी वनपत्र में कोई भी फेरफार करना है जो कि अपराधी या फिर जनता के हित में समीचीन है, तो वो उस कालावधि इसके लिए वो वनपत्र प्रभावी है बढ़ा सकता है या घटा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कालावधि मूल आदेश की तारीख से 3 वर्ष से अधिक ना हो। उसके साथ ही उनकी शर्तों में परिवर्तन कर सकता है, फिर कोई अतिरिक्त शर्तें जोड़ सकता है और उस वनपत्र में फेरफार कर सकता है। लेकिन परंतु में बताया हुआ है कि ऐसा कोई भी फेरफार जो है वनपत्र में वर्णित प्रतिभू या फिर प्रतिभू अगर ज़्यादा एक से ज़्यादा है तो उनकी सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। और धारा 2 में बताया हुआ है कि अगर कोई भी प्रतिभू है जो कि धारा 1 के अधीन किसी भी प्रस्तावित फेरफार से सहमत नहीं है तो न्यायालय अपराधी से अपेक्षा करेगा कि वो नया वनपत्र दे, और अगर अपराधी ऐसा करने में असफल रहता है तो उसको अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए वो दोषी पाया गया था। अब धारा 3 में बताया हुआ है कि अगर इसके पूर्व किसी बात के अंतर्भित होते हुए भी यदि किसी अपराधी के संबंध में धारा 4 के अधीन पर्यवेक्षण का आदेश दिया हुआ है और परीक्षा अधिकारी द्वारा ऐसा आवेदन किया जाता है कि अपराधी का आचरण ऐसा है कि अब उसको पर्यवेक्षण के अधीन रखना आवश्यक नहीं है, तो उसके वनपत्र को उन्मोचित कर दिया जा सकता है। अब धारा 9 में बताया हुआ है कि यदि किसी न्यायालय के पास जिसने धारा 4 के अधीन किसी अपराधी के विरुद्ध आदेश पारित किया है या कोई ऐसा न्यायालय जो उस अपराधी को मूल अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता था, तो एक तो वो न्यायालय जो कि धारा 4 के अधीन आदेश पारित कर रहा है, और मान लो कि एक और न्यायालय जो कि उस अपराध के संबंध में कार्यवाही कर सकता था, मतलब कि पर्यवेक्षक का ये आदेश किसी अन्य न्यायालय ने दिया है, मान लो कि अपीलीय न्यायालय या फिर निरीक्षण में कोई भी पर्यवेक्षण का आदेश दिया हुआ है, तो जो मूल अपराध के लिए कार्रवाई करने वाला न्यायालय था उसको ये परीक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट दी है या फिर अन्यथा ये विश्वास करने का कारण है कि अपराधी ने वनपत्र की किसी शर्त का उल्लंघन कर दिया है, तो वो उस अपराधी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है, या ठीक समझे तो प्रतिभुओं को समन करके बुला सकता है। अब उधर 2 में बताया हुआ है कि अगर उसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है तो वो वारंट के अधीन लाया जाता है या फिर खुद उपस्थित होता है, तो उसको मामले की समाप्ति तक के लिए अभिरक्षक में भेजा जा सकता है, या उस तारीख को जिस तारीख को सुनवाई की जानी है उसकी उपस्थित होने के लिए प्रतिभू सहित या रहित जमानत मंजूर की जा सकती है। उधर 3 में बताया हुआ है कि जब मामले की सुनवाई हो जाएगी उसके बाद न्यायालय को ये समाधान हो जाता है कि अपराधी ने वनपत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो पहला तो वो उसको मूल अपराध के लिए दंडित कर सकता है, या फिर अगर उसने ऐसा उल्लंघन पहली बार किया है तो वो वनपत्र को प्रवर्तित रहने देगा, वैसे ही रहेगा वनपत्र, और उस पर 50 रुपये का एक शास्ति आरोपित कर देगा। उधर 4 में बताया हुआ है कि अगर अपराधी द्वारा धारा 3 के खंड में बताई हुई शास्ति का भुगतान नहीं किया जाता है तो न्यायालय अपराधी को मूल अपराध के लिए दंडित कर सकेगा। अब धारा 10 में बताया हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धाराएं 122, 123, 124, 373, 446, 447, 448 और 449 वनपत्र और प्रतिभू के संबंध में यथावश्यक लागू होंगे। तो अब ये सारी धाराएं बीएनएसएस की कौन-कौन सी धाराओं में बदल गई है? 141, 142, 143, 414, 491, 493, 494, 495। अब इन धाराओं में क्या लिखा है वो देखते हैं। तो धारा सीआरपीसी की देखते धारा 122 में क्या दिया हुआ है, प्रतिभूति देने में अगर कोई व्यतिक्रम करता है तो उसको कारावास कैसे दिया जाएगा, ये धारा 141 में बीएनएसएस में बताया हुआ है। धारा 123 में क्या बताया हुआ है कि अगर असफलता के कारण कारावासित व्यक्ति है तो उसको छोड़ने की शक्ति। 124 में है वनपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति।
मतलब अगर किसी भी कारण से पहले वाली प्रतिभूति खत्म हो जाती है तो बाकी की अवधि के लिए जो बंधपत्र के लिए एक दूसरी प्रतिभूति लाने की व्यवस्था। अब धारा 373 में अगर उसको परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति मांगी गई थी तो ऐसी प्रतिभूति के विरुद्ध अपील मतलब कि ऐसी अपेक्षा की गई है कि परिशांति कायम रखने के लिए उससे प्रतिभूति मांगी जा रही है तो अगर उससे वो व्यथित है तो वो अपील कर सकता है, या फिर उसको प्रतिभूति दे रहा है लेकिन न्यायालय उस प्रतिभूति को स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी अपील की जा सकती है 373 में। तो 373 क्या है, परिशांति कायम रखने वाले और सदाचार बनाए रखने वाले के लिए अगर कोई प्रतिभूति मांगी जा रही है न्यायालय द्वारा तो उसके विरुद्ध अपील का प्रावधान है। 446 में बताया है कि अगर मान लो कि बंधपत्र को जब्त कर लिया जाता है किसी भी कारण से तो क्या प्रक्रिया अपनी जाएगी, और 447 में बताया है कि अगर प्रतिभूति दिवालिया हो गया है तो या उसकी मृत्यु हो गई है तो बंधपत्र अपने आप जब्त हो जाएगा, तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और 448 में बताया है कि अगर कोई अवयस्क है तो उससे बंधपत्र लिखवाया जाएगा नहीं लिखवाया जाएगा, और अगर अपेक्षा करनी भी है तो कौन बंधपत्र लिखेगा। अब 449 में बताया है कि अगर 446 में आपका बंधपत्र को जब्त कर लिया जा रहा है तो अगर आप उस आदेश से अपील करना चाह रहे हो तो अपील का प्रावधान बताया हुआ है। अब धारा 11 में ये बताया हुआ है कि संहिता में या फिर अन्य किसी विधि में कुछ भी होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन कोई भी आदेश जो है पहले बात तो अपराधी का विचारण और कारावास का दंड देने वाले के लिए सशक्त न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है और उच्च न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है या अन्य किसी न्यायालय द्वारा जो कि अपील या फिर पुनरीक्षण में मामले को सुन रहा है तो वो भी इस अधिनियम के अधीन आदेश दे सकते हैं, क्योंकि धारा 3, 4 और 5 के आदेश दे सकते हैं। तो पहला तो जो कार्रवाई कर रहा है वो न्यायालय उच्च न्यायालय, अगर अपील में मामला है तो अपील न्यायालय और पुनरीक्षण वाला न्यायालय। अब धारा 2 में बताया हुआ है कि अगर इस संहिता में कुछ भी होते हुए भी अगर किसी न्यायालय ने धारा 3 या 4 में आदेश पारित किया है किसी अपराधी के विरुद्ध जो कि उच्च न्यायालय से भिन्न है तो उसकी अपील दूसरा पक्षकार कहाँ कर सकेगा, वहीं कर सकेगा जहाँ की पूर्ववर्ती न्यायालय के दंडादेश से अपील मामूली तौर पर होती है। तो मान लो कि आपके विरुद्ध 3 या 4 में परीक्षा पर आपको छोड़ दिया जाए, घटना पर आपको छोड़ दिया जाए, लेकिन आप उस आदेश से कुछ नहीं, मतलब कि मान लो आप दोष मुक्त होना चाहते हो तो आप अपील ना करोगे जहाँ दंडादेश से अपील होती है वहाँ। और मान लो कि अपोजिट पार्टी है वो चाहती है कि नहीं इसको भर्सना है फिर परीक्षा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए तो वो भी अपील करेगा जहाँ दंडादेश से अपील होती है। अब धारा 3 में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है और उस पर जो न्यायालय उसको दोषी ठहरा रहा है वो उसको धारा 3 या 4 का तो धारा 3 या 4 की कार्रवाई करने से अगर इनकार कर देता है उसके विरुद्ध जुर्माने के साथ या फिर बिना कारावास का दंडादेश पारित कर देता है और उस आदेश की कोई अपील नहीं हो सकती है या फिर हो सकती है तो की नहीं जाती, तो इस संहिता में या फिर अन्य विधि में कुछ भी होते हुए भी वो न्यायालय जिस पास पूर्ववर्ती न्यायालय के दंडादेश से मामूली तौर पर अपील आती है या तो वो खुद स्वप्रेरणा से या फिर दोषी सिद्ध व्यक्ति के या फिर परीक्षा अधिकारी द्वारा उसको आवेदन किए जाने पर मामले के अभिलेख मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वो ठीक समझे। तो क्या मतलब हुआ कि एक 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को दंडादेश दे दिया गया है और वो मामला ऐसा है जिसका अपील होती नहीं, मतलब मान लो वो जो लिमिट दी हुई है ना कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने अगर 100 रुपये से कम के अमाउंट का कोई दंडादेश दिया हुआ है वैसा कोई भी मामला है तो उसमें अगर अपील होती नहीं है, फिर अपील होती है लेकिन अपील नहीं की गई है उस मामले के विरुद्ध तो भी अगर वो जो अपील जहाँ जाती है वो न्यायालय खुद स्वप्रेरणा से या फिर अगर सिद्ध दोष व्यक्ति आवेदन करे फिर परीक्षा अधिकारी आवेदन करे तो मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और परीक्षा कर सकेगा और ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि वो ठीक समझे। उनका 4 में बताया है कि अगर किसी अपराधी को धारा 3 और 4 के दिन या 4 के दिन कोई आदेश दिया हुआ है और अपील न्यायालय या फिर पुनरीक्षण करने वाला उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश को पास भी कर सकता है और अपराधी को विधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है। परंतु बताया हुआ है कि ऐसा अपील न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय अगर पुनरीक्षण कर रहा है तो उस दंड से ज़्यादा दंड नहीं देगा जो कि वो न्यायालय जो अपराधी को दोषी ठहराता है वो दे सकता था। अब धारा 12 में बताया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को धारा 3 या 4 के अधीन किसी आदेश के द्वारा छोड़ा जाता है और वो तो उसके ऊपर विधि के अधीन अपराध की दोष स्थिति से संलग्न कोई भी निरता नहीं लागू होगी। लेकिन परंतु में बताया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को धारा 4 के अधीन छोड़ा गया था और वो तत्पश्चात मूल अपराध के लिए दंडित किया जाता है किसी वजह से, मान लो शर्तें पूरी नहीं कर रहा है या फिर अपील या पुनरीक्षण न्यायालय ने उसको दंडित कर दिया है उस आदेश को पास करके, तो ये निरताएं वापस उसके साथ जुड़ जाएगी। अब धारा 13 की धारा 1 में बताया हुआ है कि परीक्षा अधिकारी कौन होगा, तो काम में बताया हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जो कि राज्य सरकार द्वारा परीक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए फिर राज्य सरकार द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त हो। और काम में बताया हुआ है कि वह व्यक्ति या तो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सोसाइटी द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध किया गया हो। अब हमें बताया है कि अगर कोई असाधारण मामला है और कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है ऐसा परीक्षा अधिकारी जो कि न्यायालय की राय में उस मामले में विशेष परिस्थितियों के कारण परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए योग्य है। अब धारा 2 में ये बताया है कि अगर कोई भी न्यायालय जो कि धारा 4 के दिन आदेश पारित कर रहा है या फिर उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जहाँ वो अपराधी उस समय निवास कर रहा है, ये दोनों अगर किसी भी समय पर्यवेक्षण आदेश में नामित कोई व्यक्ति है जो कि परीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है तो उसके स्थान पर कोई अन्य परीक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकता है। और स्पष्टीकरण में बताया हुआ है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए प्रेसिडेंसी नगर जिला समझा जाएगा और वहाँ का मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट समझा जाएगा, मतलब कि उसको डीएम समझा जाएगा। और धारा 3 में बताया हुआ है कि परीक्षा अधिकारी जो है जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो वह परीक्षा अधिकारी जो इस अधिनियम के कर्तव्य का पालन कर रहा है वो उस जिले के जहाँ अपराधी निवास करता है जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन होगा। अब धारा 14 में परीक्षा अधिकारी कर्तव्य बताए हुए तो वो इस शर्तों और निबंधनों के जो कि विहित की जाएंगे उसके अधीन कार्य करेगा पहली बात, तो और क्या क्या कर्तव्य होंगे उसके में बताया हुआ है कि न्यायालय की वो सहायता करेगा अभियुक्त की परिस्थितियों और उसके घर के माहौल की जाँच करने में ताकि उसके संबंध में कार्यवाहियाँ करने के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति आधारित की जा सके, और वो जो न्यायालय निर्देश दे उसके अनुसार इन सब परिस्थितियों और माहौल की जाँच करके रिपोर्ट को न्यायालय को देगा। हमें बताया हुआ है कि तो जिन व्यक्तियों के विरुद्ध परीक्षा का आदेश दिया हुआ है और उस जिन व्यक्तियों को उसके पर्यवेक्षण के अधीन रखा गया है उनका पर्यवेक्षण करेगा और जहाँ तक आवश्यक हो उनके लिए उपयुक्त नियोजन ढूंढने में उनकी सहायता करेगा। और हमें बताया हुआ है कि न्यायालय द्वारा उन अपराधियों पर अधिरोपित प्रतिकर और खर्चों को संदाय करने में उनको सलाह देगा और सहायता देगा। हमें बताया हुआ है कि जिन व्यक्तियों को धारा 4 के दिन छोड़ा गया है अगर उन मामलों और रीतियों में जो कि विहित किए जाएंगे नियम बना के जो भी मामले और रीतियाँ बताई जाएगी उनके लिए भी उसको सलाह और सहायता देनी होगी। और हमें फिर ये बताया हुआ है कि अन्य कर्तव्य जो कि विहित किए जाएंगे नियमों द्वारा उस पर अधिरोपित किए जाए उनका पालन करना होगा उसको। अब धारा 15 में बताया हुआ है कि इस अधिनियम के अनुसार में अगर कोई भी परीक्षा अधिकारी या फिर अन्य कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक माना जाएगा। लोक सेवक की परिभाषा बीएनएस की धारा 2 उपधारा 28 में दी हुई है। नहीं
तो इस अधिनियम में तो बस परीक्षा अधिकारी की बात हुई है, लेकिन अगर इसके नियमों में अगर किसी अन्य अधिकारी को भी नियुक्त किया जा रहा है तो वो भी लोक सेवक होगा। अब धारा 16 में बताया गया है कि राज्य सरकार परीक्षा अधिकारी या फिर अन्य किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही, अगर वो इस अधिनियम या फिर इसके बनाए हुए किसी नियमों के अनुसरण में कोई सद्भावपूर्वक कार्य कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। अब धारा 17 में नियम बनाने की शक्ति दी हुई है राज्य सरकार को। केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से शासकीय राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की शक्ति है। धारा 2 में बताया हुआ है कि ऊपर दी हुई धारा के व्यापकता को प्रभाव डाले बिना एक गाइडेंस दी हुई है कि किस विषयों पर नियम बनाने हैं। तो बताया हुआ है कि परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति, उसकी सेवा के निबंधन, शर्तें और वो क्षेत्र जिसके भीतर उसकी अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा वो। हमें बताया हुआ है कि परीक्षा अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होंगे और उसके द्वारा कौन सी रिपोर्टें दी जानी है, उसके संबंध में नियम। हमें बताया हुआ है कि वो शर्तें जिन पर सोसाइटियों को धारा 13 की धारा 1 के खंड ख के प्रयोजन के लिए मान्यता दी जाएगी। हमें बताया कि परीक्षा अधिकारी के पारिश्रमिक क्या हुआ है और सोसाइटियों द्वारा जो कि परीक्षा अधिकारी उपलब्ध करा रही है उनको कोई भी सहाय की संदाई की जानी है तो उसके संबंध में क्या नियम होंगे। अब हमें फिर वही खुला छोड़ दिया गया कि अन्य विषय जो विहित किया जाए। अब धारा 3 में बताया गया है कि इस अधिनियम के दिन कोई भी नियम बनाया जाएगा तो उसका पूर्व प्रकाशन किया जाएगा। पहले तो ये शर्त है कि पहले उसका पूर्व प्रकाशन किया जाएगा और उसको बनाने के पश्चात शीघ्रता से राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। और धारा 18 में कुछ अधिनियम बताए हुए हैं जिस पर इस अधिनियम का प्रवर्तन नहीं होगा। तो सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 की धारा 31, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5 की धारा 2 और किशोर अपराधियों या फिर पोस्टल स्कूलों के से संबंध में बनाए हुए राज्य में प्रवर्तित किसी भी विधि पर इस अधिनियम के उपबंधों का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब धारा 19 में बताया हुआ है कि जहाँ पर इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे वहाँ पर सीआरपीसी की धारा 360 और बीएनएसएस की धारा 401 प्रभावित नहीं होगी, यानी लागू नहीं होगी। अगर किसी राज्य में या फिर किसी भाग में इस अधिनियम को प्रवर्तित कर दिया गया है तो वहाँ पर सीआरपीसी की धारा 360 और बीएनएसएस की धारा 401 लागू नहीं होगी और इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।